मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटा आज रोटेशन के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, राइट। तो इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम की बात करें। देखो बेटा, अगर हर टाइप के इक्विलिब्रियम की बात करें तो कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, टोटली इक्विलिब्रियम में है, तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए बेटा, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए कि फर्क क्या है, नेट फोर्स जीरो होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो फॉर पहला लिखेंगे फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल मोशन बॉडी में ना हो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आप आएगा। आपको पता है एक बॉडी या एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जरूरी नहीं कि एक ही पार्टिकल हो, उसके अंदर बहुत से पार्टिकल हो सकते सिस्टम में। तो फॉर अ सिस्टम टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो। तो क्या होना चाहिए, नेट फोर्स शुड बी जीरो, शुड बी जीरो, जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स को जीरो होना चाहिए, राइट। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो। तो आप कहोगे सिग्मा क्यों लिखे, सिग्मा तो अलजेब्रिक सम होता है, तो इट्स बेटर, क्योंकि हम वेक्टर को फिर ऐसा करते हैं, वेक्टर डायग्राम में बात करते हैं। तो इसका वेक्टर सम नेट का, यानी फोर्स का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। वेक्टर सम का मतलब क्या हुआ, किसी भी सिस्टम पर लगने वाले सारे फोर्सेस को आप अगर लें और फिर उनको वेक्टर के नियम से जोड़ें तो उनका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो पहला तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आया। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है बेटा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, अगर इसमें आ जाते हैं तो देखिएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, आपको ध्यान होगा बेटा, ना ध्यान होते हुए चर्चा कर लेते हैं कि जो काम फोर्स का लीनियर मोशन में होता है बेटा, वही काम जो होता है टॉर्क का रोटेशनल मोशन में होता है। जैसे लीनियर मोशन में पार्टिकल की अगर पोजीशन बदलनी है तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है। इस पेन को हम यहाँ से यहाँ ले जाना चाहते हैं तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इस पेन की पोजीशन बदलेगी। तो लीनियर मोशन में पोजीशन बदलने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। वैसे ही अगर मान लीजिए पेन अपने एक्सिस पर घूम सकता है तो इसको घुमाने के लिए, यानी इसकी एंगुलर पोजीशन बदलने के लिए हमें टॉर्क लगाना पड़ता है। तो जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता था बेटा, रोटेशनल मोशन में वही काम टॉर्क का है। तो अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है कोई बॉडी, कोई सिस्टम, तो इसका मतलब है कि किसी एक्सिस के अबाउट, टॉर्क बेटा किसी एक्सिस के अबाउट लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने यहाँ पर नेल किया है तो ये पेन इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा। टॉर्क जो होता है किसी एक्सिस के अबाउट जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। तो नेट टॉर्क, जैसे यहाँ नेट फोर्स था, नेट टॉर्क अबाउट एन एक्सिस शुड बी जीरो, शुड बी जीरो। नेट टॉर्क, क्योंकि आपको पता है टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब टॉर्क को भी अगर नेट टॉर्क वेक्टर में ले लें, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, इसे जीरो होना चाहिए। ये बेटा कौन सा है, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। ध्यान रखिएगा इक्विलिब्रियम के अंदर अगर ओवरऑल बात की जाए तो कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए मैंडेटरी है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। थोड़ा सा अब इसे अप्लाई करेंगे तो हमें और समझ में आएगा। आप इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर इसमें हम थोड़ा सा और आगे ले जाएं, ठीक है। ठीक कर लिया। अब बेटा मैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की बात करना चाहता हूँ, जहाँ पर तुमने क्लास 10th में थोड़ा सा लीवर वगैरह पढ़ा होगा या 9th में पढ़ा होगा, वो आ जाते हैं। देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, मोमेंट्स बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करना चाहते हैं। देखो एक्चुअली सीधे आए टू द पॉइंट कि इन व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, तो उसमें सीधे आते हैं। अब इमेजिन करो बेटा एक लीवर है, लीवर मतलब एक ये रॉड है, मान लीजिए कोई एक रॉड है, ये लीवर, ठीक है।
इस रॉड पर अगर आप यहाँ एक फलक्रम यानी सपोर्ट लगा दें, ये फलक्रम होता है, ये हमने एक सपोर्ट लगा दिया। जैसे यही रॉड है बेटा, इसमें हमने यहाँ पर फलक्रम लगा दिया, ये मिड में ना लगाइए। अगर मैं साइड में लगा दूँ तो पता है जिधर, देखो बेटा इसके अगर हम साइड में यहाँ फलक्रम लगाते हैं, एक तरह से आप कील टाइप का गाड़ दिया जिससे कि ये ऐसे घूम सके, तो तुम्हें पता है ये वाला हिस्सा ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा होगा, ये वाला हिस्सा कम है, इसका मास कम होगा। तो जैसे ही हम इसे फ्री करेंगे नीचे की ओर जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ और पता है बेटा, क्यों इधर जाएगा? क्योंकि इधर की तरफ मास ज़्यादा है। इस मास की वजह से जो मोमेंट ऑफ मास, फिर से ध्यान से चलिएगा, मोमेंट का मतलब जब भी वर्ड मोमेंट आए, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स तो कहोगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आए मोमेंट ऑफ मास तो कहोगे मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इधर वाले का मास आप मान लीजिए यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, तो कहोगे मास की वैल्यू ये यहाँ पे जो लग रहा है, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से ली जाती है। इधर का मास ज़्यादा है, इधर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ज़्यादा है, कम से कम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इधर का मोमेंट ऑफ मास ज़्यादा होगा, इसीलिए जैसे हम फ्री करेंगे ये नीचे गिरता है। लेकिन एक चीज़ बताएं, अगर मैं कील या एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास पे लगा दूं, देखो सेंटर, अब मैं फ्री कर रहा, मैंने बेटा अब इसको फ्री किया है, जैसे यहाँ पे फ्री करता हूँ ये नीचे आता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास पे मैं फ्री करता हूँ तो ये ऐसे ही बना रहता है। कारण बेटा जानते क्या है? इस एक्सिस के अबाउट इधर के मास की वैल्यू और उस मास की इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट आता है, और इधर का मास और इसकी ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी जो दूरी है उसका जो प्रोडक्ट है वो सेम है। तो इधर का मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे हम मोमेंट ऑफ मास कहते हैं, और इधर मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे हम मोमेंट ऑफ मास की दूसरी वैल्यू कहते हैं, दोनों का वैल्यू सेम है। इधर वाला मास देखो बेटा, इस एक्सिस का, और ये वाला मास बॉडी को नीचे लाना चाहता है, इधर वाला मास इधर लाना चाहता है। तो अगर इधर वाला मोमेंट ऑफ मास ज़्यादा है, इधर वाला थोड़ा सा उसके बराबर आ जाए, तो दोनों वैल्यू एक दूसरे को एडजस्ट करेंगी। इधर वाला ये क्या कह रहा है, नीचे चलो, ये वाला इधर कहता है इधर चलो। अगर दोनों बराबर हो जाए तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो रूल क्या निकला, शायद हमने सेंटर ऑफ मास में बताया भी था कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट, देखो ये यहाँ से सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ मास जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी में इस पॉइंट के बाद आएंगे तो इसकी चर्चा फिर थोड़ी सी आगे करेंगे। तो एक्चुअली अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, ऐसी ही एक रॉड है जहाँ पे फलक्रम लगाया, वहां पर देखो मैंने ये यहाँ पे ये होल्ड किया हुआ था। अगर हम मान लें कि इधर की ओर एक फोर्स हमने ये लगाया, ये F1 है, जब भी जो फोर्स पहला हम लगाएंगे हम उसे लोड मानेंगे। लोड का मतलब है जैसे हमने ये लगाया तो इधर पहला फोर्स था, हम इसे उठाना चाहते हैं, तो फर्स्ट फोर्स विल बी टेकन एज लोड। और अगर आप इधर एक फोर्स लगा देते हैं F2, इस जगह पर बेटा ये कांटेक्ट में है तो इस पे एक रिएक्शन लगेगा, आप नॉर्मल रिएक्शन लेंगे तो आपको देखोगे अगर एक फोर्स F1 इधर लगाए, एक F2 इधर लगाए, तो दो फोर्स आ गए, नॉर्मल रिएक्शन ये आएगा। इस पॉइंट को अगर आप B लेना चाहें इसे A ले लीजिएगा, इस पॉइंट को आप C लेना चाहें ले लीजिएगा। ये डिस्टेंस को R2 मान लो, ये डिस्टेंस को R1 मान लो, डेटा दिया गया होगा। तो अगर बेटा रॉड ACB हॉरिजॉन्टल रहती है तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम है। बताओ बेटा इस रॉड की पॉसिबिलिटी क्या है? ये रॉड जो होता है अपने फलक्रम के अबाउट ऐसे घूम भी सकता है, और साथ ही साथ कुछ दूरी भी जब घूमेगा तो कुछ दूरी भी तय करेगा। ठीक है, सर्कुलर आर्क पे ही चले। तो अब जब कोई चीज घूम सकती है तो हम इसका रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दोनों चेक करेंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग, AB is a rod of some length, F1 and F2. AB is a rod which is in contact of support. एक सपोर्ट है जो हमने C पे रखा है, ये जिसे हमने फलक्रम लिया है। F1 and F2 are two forces. इनमें से F1 को हम लोड कहेंगे, इसे हम एफर्ट कहेंगे, फोर्सेस। तो आप देखिएगा, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड AB, जिसे हम लीवर भी कह सकते हैं, लीवर। ऐसे बेटा आपने स्कूल में झूले देखे होंगे ना, सी सॉ जो होता है झूला, जैसे यहाँ पे है एक बच्चा इधर बैठता है एक इधर बैठता है और दोनों ऐसे नीचे से
वो झूलते हैं। तो आपने ऐसे झूला देख रखा होगा, सी सॉ जो कहते हैं, बिल्कुल उसी टाइप में है, राइट। देखिएगा फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अगर आप लिखें, दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है। पहला बेटा नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। देखो बेटा नेट फोर्स हर डायरेक्शन में, यहाँ पे देखो तो फोर्स बाय चांस ये नीचे है और ये ऊपर है, इसके अलावा तो कोई फोर्स है नहीं है। इसका तो ये ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो फॉर इक्विलिब्रियम पहला आएगा सिग्मा एफ नेट, या एफ नेट लिखो, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो सिग्मा की आदत पड़ गई है, इक्वल टू जीरो। एफ नेट का मतलब बेटा ऊपर वाला फोर्स प्लस, देखो ये प्लस, और नीचे वाले फोर्स माइनस जीरो होना चाहिए। इसका मतलब पहली इक्वेशन बनी एन इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू, ये आएगा, ये इक्वेशन नंबर वन आएगा। क्लियर बेटा। तो पहला हुआ कि अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम है, यानी बिल्कुल ऐसे सीधी बनी हुई है, यानी रुकी हुई है, ऐसे रुकी जाए जैसे भी रुकी हुई है, इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर होगा। दूसरा बेटा क्या होता है कि टॉर्क जीरो होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम की अगली कंडीशन है टॉर्क। तो अब आपके मन में आएगा कि सर किसके अबाउट टॉर्क, तो आप एक चीज समझिएगा कि पर्पस क्या है हमारा, कि हम निकालना क्या चाहते हैं। तो एक बात हुई ना कि हम निकालना क्या चाहते हैं, तो टॉर्क किसी भी एक्सिस के अबाउट ले लो, मान लो सी के अबाउट ले लो टॉर्क, वो भी जीरो होगा, बी के अबाउट ले लो वो भी जीरो होगा, ए के अबाउट ले लो वो भी जीरो होगा। सपोज हमें F1 और F2 का रिलेशन चाहिए, तो हम देखो F1 F2 में एंड को आ गए, तो मैं ऐसा करता हूँ सी के अबाउट टॉर्क ले लेता हूँ, उससे जीरो लेता हूँ। तो देखिएगा टॉर्क, नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो अबाउट सी ले रहा हूँ, लेना मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ सी के अबाउट, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा ये फोर्स तो इस पॉइंट से ही जा रहा है, टॉर्क का फार्मूला सबको याद है बेटा, सबको याद होगा, फोर्स इनटू उसकी परपेंडिकुलर दूरी, कहां से, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है। बताओ सी पॉइंट के अबाउट ही निकालना है, तो देखो ये फोर्स यहीं से गुजर रहा, तो इसका टॉर्क तो एन इंटू जीरो आएगा। मैं फिर रिपीट कर दूं, टॉर्क का मतलब होता है फोर्स और उसकी जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला है वहां से परपेंडिकुलर दूरी। आप देखो ये फोर्स है, इसकी सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो ही है, जीरो आएगा। अब आइए जरा इसकी बात, इस टॉर्क को देखो, अब टेंडेंसी देखना, कई बार आपको लगेगा कि सर टॉर्क इसका क्या होगा, इसका टॉर्क होगा फोर्स और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r1, ये r1 आएगा। और बात सुनिएगा बेटा, ये किधर टॉर्क लगाएगा, तो पता है आमतौर पर हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव और क्लॉक को नेगेटिव लेते हैं। आप लगाने में जिसे चाहे ले लें, आपको अगला है कि सर नहीं मैं एंटी क्लॉक को नेगेटिव ले लो, लेकिन रूल है एंटी क्लॉक को पॉजिटिव लेना। इसका टॉर्क जानते हो बेटा किधर लगेगा, इधर की ओर आएगा, और वो कितना आएगा, अगर टॉ1 लिखें तो आएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और किधर आएगा, आप इमेजिन करो बेटा कि ये एक रॉड है, इसमें तुमने यहाँ कील लगा दी, तो बताओ अगर ये फोर्स अपनी ताकत लगाए, देखो ये फोर्स एक्टिव हो तो इस रॉड को ऐसे ही तो घुमा देगा। जैसे यहाँ देखो, इस रॉड को मैं ये मान लेता हूँ, ये पेन है, दूसरा पेन ले लेते हैं। देखो बेटा हमने मान लिया ये रॉड एक पेन है, देखो ये ए हुआ, ये एंड ए है, ये वाला एंड बी है, और ये वाला एंड सी है। यहाँ मैंने कील लगा दी, मान लो कील लगा दी। अब बताओ अगर इस तरह का फोर्स मैं यहाँ लगाऊं, बताओ यहाँ पर मैं नीचे की तरफ फोर्स लगाऊं, तो देखो ये इसको ऐसे घुमाएगा ना, ये वाला फोर्स इधर लगाओ तो रॉड इधर ही तो घूमेगी। तो आप देखो इधर घूमने का मतलब क्लॉकवाइज हुआ, तो इसका टॉर्क क्लॉकवाइज है तो माइनस ले रहे हैं। अब जरा अगला देखिएगा, अगर इसके अबाउट इस वाले फोर्स को लगाए, तो देखो बेटा ये फोर्स इस रॉड को यूं ले जाने की कोशिश करेगा, टॉ2 इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और बेटा ये यूं घुमाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो प्लस हो जाएगा F2R2 इक्वल टू जीरो। तो अगर आप देखें तो ये माइनस उधर ले जाओ, तो ये आ गया F2R2 इक्वल टू F1R1, इक्वेशन 2 आएगा। अब आपके मन में आएगा सर निकाल क्या रहे हैं, मैं तुम्हें कुछ भी फिलहाल नहीं कैलकुलेट करवा रहा हूँ, वो तो क्वेश्चन में हम अभी करवा लेंगे। हम जानते क्या कर रहे हैं, हम तुम्हें ऐसे क्वेश्चन में दो इक्वेशन बनाना सिखा रहे हैं। पहली इक्वेशन आई कि नेट फोर्स जीरो है तो एक आया, दूसरी इक्वेशन आई नेट टॉर्क जो है बेटा वो किसी पॉइंट के अबाउट जीरो, ये आया। पॉइंट कोई ले सकते हैं, फिर ध्यान सुनिएगा, आपका मन हो हम सर इसके अबाउट लेंगे, इसके अबाउट लेंगे, इसके ले सकते हो। अब कहोगे सर फिर भी कोई प्रिकॉशन होगा, प्रिकॉशन एक है बेटा, प्रिकॉशन ये है कि ऐसे पॉइंट के अबाउट लो कि हमारे अननोन कम हो जाए उसमें।
मतलब जैसे मान लीजिए इसमें दो अननोन F1 F2 हमारे पास है, हमें दोनों चाहिए। तो यह समझिए कि मान लीजिए n हमारे पास अननोन था, तो देखो हमने जब c के अबाउट टॉर्क निकाला तो n देखो 0 हो गया है। तो कोशिश ऐसे करना चाहिए कि कम से कम अननोन आए, वो आएगा। और दूसरा जो निकालना है वो गायब ना हो जाए। मान लीजिए F1 F2 हमें निकालना था, तो F1 F2 देखो यहाँ भी था, यहाँ पे भी था। तो एक इक्वेशन F1 F2 में ये है बेटा, एक F2 और F1 में ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, दो अननोन निकाल लेंगे। तो आज ठीक, तो हमने यहाँ पर तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में ये बताया हाउ टू फाइंड आउट टू फार्मूला। अब इसमें थोड़ा एक इसी का कॉन्टिन्यूएशन है। एक टर्म ऐसे आता है बेटा, एक लीवर एक मशीन है, एक फलक्रम जो ऐसे लगाया था एक मशीन है। तो अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज, किसी मशीन का मैकेनिकल फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, वो करने जा रहे हैं। तो हेडिंग दीजिएगा मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा ये बताओ। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज को मैं MA से लिख रहा हूं। मैकेनिकल एडवांटेज ये है, ध्यान रखना, MA इज लाइक दिस। मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा सिंपल सा समझिएगा। वैसे तो एडवांटेज का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट भी मान सकते हैं। तो आउटपुट क्या हुआ कि किसी मशीन से कितना भार उठाया आपने, कितना काम लिया। इनपुट का मतलब आपने खुद सप्लाई कितना किया, तो आउटपुट अपॉन इनपुट। यहाँ पर आउटपुट क्या होता है, यहाँ पर होता है लोड। आप देखो एक मशीन जैसे JCB मशीन ले लो, JCB मशीन का खूबी क्या है कि वो बहुत ही भारी भारी वजन को उठाता है। जो जिस वजन को उठाता है उसे हम बोलते हैं लोड। तो ये हमेशा होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन। अब क्या हुआ, एफर्ट। आप याद करो उसके ऊपर एक ड्राइवर या ऑपरेटर होता है, वो अपनी थोड़ी सी हाथ से ताकत लीवर पे लगाता है। लीवर से ऐसे आप छोटी सी ताकत लगाते हैं और आप पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा वजन उठा लेते हैं। तो जो आप ताकत लगाते हैं उसे हम इनपुट या एफर्ट कह सकते हैं। तो हम इसे बोलते हैं एफर्ट। जो हमारा डायग्राम बना था, हमने शुरुआत में कहा था कि जो F1 हमने लगाया था वो लोड था। मतलब आप देखो किसी भी डंडे पे हमने पहले एक भार लटकाया F1, तो लोड वाज F1 और एफर्ट जो था वो F2 था। तो ये हुआ। तो इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू F1 अपॉन F2, जहां पर F1 जो है वो लोड है और F2 एफर्ट है। तो ये तो इक्वेशन नंबर 3 है। लेकिन अगर आप इक्वेशन यहां से देखें, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर आप देखें तो F2R2 इक्वल टू F1R1 इक्वल टू F1 अपॉन F2 इक्वल टू R2 अपॉन R1 आता है, राइट। तो देयरफॉर इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू F1 अपॉन F2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। ये आएगा, ये मैकेनिकल एडवांटेज हो गया। आप इसे भी लिख सकते हैं। देखो बेटा, फोर्स और फोर्स का रेशियो है, इसका मतलब इसका कोई यूनिट नहीं है। डिस्टेंस और डिस्टेंस का रेशियो, इसका मतलब इसका कोई यूनिट नहीं है। इसका मतलब इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है ये, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, सिर्फ नंबर होता है। मैकेनिकल एडवांटेज इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ठीक। ये डायमेंशनलेस है और यूनिटलेस होता है। क्लियर बेटा। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इफ लोड एंड एफर्ट्स आर अप्लाइड at distances 2 meter and 5 meter from the axis of rotation या fulcrum, find out mechanical advantage।
मैकेनिकल एडवांटेज पूछा। सोल्यूशन में आइएगा, लोड एफर्ट अगर ऐसे छोटा सा डायग्राम बना लोगे तो अच्छा रहेगा। देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये सी है। कहते हैं लोड एंड एफर्ट, अगर मान लीजिए लोड है F1, ये लोड है, याद करो इसकी दूरी को हमने R1 लिया था, और ये एफर्ट है F2, इसकी दूरी को R2 लिया था, यह है, ठीक है। और इनकी डिस्टेंस क्या है, लोड एफर्ट्स आर, लोड यानी R1 दे रखा है 2 मीटर और R2 दे रखा है 5 मीटर, ये दे रखा है। तो कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बताओ। अगर अभी तुम्हें याद हो, देखो मैकेनिकल एडवांटेज कितना था बेटा, लोड अपॉन एफर्ट, ये, और ये पहली बात ये याद रखो। अब आगे कर सकते हो सिंस, देखो याद होगा ना बेटा F1 R1, या ऐसे ही याद कर लो बेटा F1 और इसका R1 और F2 R2 सेम होने चाहिए अगर इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो इसका प्रोडक्ट इसके बराबर। तो F1 R1 इक्वल टू F2 R2। क्वेश्चन में F1 F2 नहीं दिया है तो हमें R1 R2 को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो F1 अपॉन F2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। तो इसका मतलब F1 अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज को लिख लोगे R2 अपॉन R1। R2 अपॉन R1, R2 कितना है बेटा देखें, R2 इक्वल टू 5, R1 इक्वल टू क्या है 2, तो इसलिए 2.5 आया। मैकेनिकल एडवांटेज 2.5 आया। इसका मतलब जानते हो बेटा क्या हुआ, मतलब आप जितनी ताकत लगाएंगे, मतलब आप सामान उठाने के लिए मान लीजिए ये लोड है एफर्ट है, जो ताकत लगाएंगे उसकी तुलना में 2.5 गुना वो काम ज़्यादा कर पाएंगे। यानी कि अगर आप मान लीजिए 10 न्यूटन की ताकत लगाते हैं तो उसका 2.5 गुना यानी 25 न्यूटन का वजन उठा सकते हैं। तो 10 न्यूटन की ताकत से 2.5 गुना यानी उसका 25 न्यूटन की वजन को उठा सकते हैं, ये इसका मतलब होता है, राइट। तो ये आ गया प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा, इसे आप लिख लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन दे रखा है ऐसे, ये एक ऐसे लीवर दे रखा है, इस पॉइंट को P माना है, इस पॉइंट को Q माना है, और PQ की वैल्यू को इन्होंने L दे दी, ये L दे दिया है। यहाँ पर इस जगह पर एक सपोर्ट दे रखा है, ध्यान रखना इसके अबाउट घूमेगा, ये एक तरह से आप मान लें C पॉइंट इसके अबाउट घूम सकता है। यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया है 5 न्यूटन का, और यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया है 3 न्यूटन का। ये है, पूछ ही क्या रहे हैं, द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर जो ये पूछना चाहते हैं, ये PC की वैल्यू पूछना चाहते हैं, क्या आएगा कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है। तो देखिएगा बेटा क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है कि ये PQ एक लीवर है, इसकी वैल्यू L के बराबर है, यहाँ एक 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है, यहाँ एक 3 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है। कहते हैं इस पॉइंट C के अबाउट ये इक्विलिब्रियम में है। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम में है अबाउट C, देन फाइंड आउट PC की वैल्यू बतानी। सोल्यूशन में आप चले जाइए, लेट PC इक्वल टू R मान लीजिए, R1 मान लीजिए, R1, तो PC R1 के बराबर है। तो ये डिस्टेंस अगर R2 मान लो, ये कितना हो जाएगा, L में से R1 माइनस कर दो, L माइनस R1, ठीक। तो इसलिए CQ इक्वल टू L माइनस R1 हुआ बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या टॉर्क कह सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, मोमेंट्स क्या आ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बेटा देखो बहुत ज्यादा मत लो, सीधे कहो कि सर इस फोर्स की और इसका प्रोडक्ट यानी 3 इंटू R2 यानी इसका और इसका प्रोडक्ट इक्वल टू आएगा 5 इंटू R1, 5R1। हमें निकालना R1 है, ध्यान रखना ये R1 है, तो R1 को जिंदा रखना, R2 को रिप्लेस कर सकते हैं। 3 R2 देखो बेटा क्या है, PC को L माइनस, देखो PC को L माइनस, ये PC ही R2 है, सॉरी PC करें CQ ही R2 है, ये आएगा। तो देखो R2 को लिख दोगे L माइनस R1 इक्वल टू 5R1, सॉल्व करिए। 3L माइनस 3R1 इक्वल टू 5R1, 8R1 इक्वल टू 3L, तो R1 इक्वल टू 3L बाई 8, ये आ जाता है। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है ये इतने के बराबर है, यही आंसर हो गया। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये कितने के बराबर होगा।
गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एंड मैं ये कहूँगा कि आप अपने जानने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, आपके फ्रेंड हों, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस करने में इंटरेस्टेड हों, उनको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और आप जब वीडियो देखें तो उसके साथ लाइक भी कर दिया करेंगे। थैंक यू।